गाइज, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं जिस बुक की लॉन्ग समरी लेकर आई हूँ, उस बुक के बारे में बहुत से लोगों ने मेरे से बोला था कि मैम प्लीज वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना अपलोड कर दी जाए। तो इस बुक का नाम है अ मंक हू सोल्ड हिज फरारी, एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी। एंड इस बुक के राइटर है रॉबिन शर्मा। सो काफी मस्त स्टोरी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड अब तो ये मेरी फेवरेट बुक्स में से एक हो गई है एंड बहुत मजेदार बुक है सच में। अगर आप इसको एक बार सुनना स्टार्ट करोगे ना, रीड करना स्टार्ट करोगे ना, तो बस बंध जाओगे इस बुक से, इतनी मस्त बुक है। सो इस बुक की कहानी हमें उत्साह, संतुलन, समृद्धि और आनंद से जीवन जीने को प्रेरित करती है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सन्यासी बन गया। ये डिसीजन उसने क्यों लिया, ये हम इस बुक में जानेंगे। सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट समरी किस बुक की चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वो इंसान जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वो एक सन्यासी बन गया, उसका नाम था जूलियन मैंटले। और वो बहुत ही ज्यादा कठोर परिश्रमी व्यक्ति था और सफलता को प्राप्त करना वो अपनी नियति समझता था। वो दिन में 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ काम ही करता था। बहुत से लोग उनकी फैमिली के बारे में बोलते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो बहुत प्रसिद्ध सभा सदस्य थे और जो उनके पिता थे वो फेडरल कोर्ट के अत्यंत सम्मानित न्यायाधीश के पद पर थे। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों की जूलियन से कितनी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई होंगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और धनवान व्यक्ति जब उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती थी जो कानूनी विशेषज्ञ हो, एक तीखी बहस कर सके, तो वो हमेशा जूलियन के पास ही जाया करते थे। जॉन, जो कि जूलियन के साथ ही काम किया करता था एज ए इंटर्न, तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी सीखा वकालत से रिलेटेड तो जूलियन से ही सीखा था। और जॉन ही एक ऐसा इंसान था जो जूलियन को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि जॉन हमेशा जूलियन के करीब रहते थे, वो बहुत अच्छे से उनको जानते थे। जॉन बोलते हैं कि शुरुआत के टाइम में जूलियन दिन रात काम करता था। तब उसका कहना था कि वो इतनी मेहनत फर्म की भलाई के लिए कर रहा था, और अगली जब विंटर वेकेशन आएगा ना, तो वो 1 महीने के लिए छुट्टी मनाने के लिए सेमेंस जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ख्वाती बढ़ती गई, उस पर काम का भार ही बढ़ता गया। जूलियन को अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े केस मिलते गए। उसने हर चुनौती का सफलता के साथ सामना किया और उसकी मेहनत बढ़ती ही गई। और एक टाइम ऐसा आ गया कि काम की वजह से जूलियन बहुत ही कम सो पाया करते थे। वो सोते ही नहीं थे, 18 घंटे सिर्फ काम 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 करते रहते थे। और इन सारी बातों की वजह से ही लोग उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और धन प्राप्त करने की भूख भी उनको खाए जा रही थी। जूलियन अत्यंत सफल था, उसके पास वो हर चीज थी जिसकी अधिकांश लोग कामना करते हैं। उसके पास एक शानदार बंगला था और व्यक्तिगत जेट विमान भी था। और सबसे बड़ी बात, उनके पास लाल चमकदार फरारी थी जो सड़क के बीचों बीच पार्क की गई थी। जॉन बोलते हैं कि जितना अधिक टाइम मैं जूलियन के साथ व्यतीत करता था, उतना ही अधिक मैं देख रहा था कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा रसातल में ले जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने आप को समाप्त करना चाहता हो। किसी भी चीज से उसे कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं थी। और यही रीजन था कि उनका डिवोर्स भी हो चुका था। उसने अपने पिता के साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया था। जॉन कहते हैं कि जूलियन के पास वो सब कुछ था जिसकी किसी भी आदमी को कामना होती है, लेकिन जो कुछ वह तलाश कर रहा था, पता नहीं वह क्या था। अभी भी वो कोई ऐसी चीज थी जो तलाश कर रहा था, जो उसको मिल नहीं रही थी। जॉन बोलते हैं कि इतने ज्यादा काम का प्रेशर लेने की वजह से और इतना ज्यादा काम करने की वजह से उनकी उम्र सिर्फ 53 वर्ष की थी, लेकिन ऐसा लगता था मानो कि वो 70 के दशक के अंतिम वर्षों में हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मानो अब जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था, किसी को कैद मत करो, उसके लिए झुर्रियां नजराना थी। लेकिन विशेष तौर से ये उसकी असंतुलित जीवन शैली का परिणाम ही थी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से एक बार केस लड़ते लड़ते जूलियन को बहुत बुरा दिल का दौरा पड़ गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद जॉन फिर कभी जूलियन से मिला नहीं और इस घटना को अब 3 वर्ष हो चुके थे। अंत में वो बोलते हैं कि मैंने सुना जूलियन किसी प्रकार की अभियान यात्रा पर भारतवर्ष चला गया था। उसने अपने किसी पार्टनर से कहा था कि वह सादा जीवन जीना चाहता है तथा वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी पाना चाहता है। उसे आशा थी कि वे उसकी उसी रहस्यमय देश की धरती पर प्राप्त होंगे। उसने अपना मकान, अपना जहाज, अपना व्यक्तिगत टापू भी बेच दिया। उसने अपनी फरारी भी बेच दी थी। जूलियन मैंटले एक भारतीय योगी के रूप में था। जॉन बोलते हैं प्रभु के नियम बड़े ही रहस्यमय तरीके से कार्य करते हैं। इन बीते 3 वर्षों में
जॉन की भी जिंदगी कुछ ऐसी ही हो गई। वो एक यतिवश युवा वकील से एक थका हुआ कुछ चिड़चिड़ापन वकील बन गया था। वो बोलते हैं, मेरी पत्नी जैनी और मेरा एक परिवार था। जब मैं जीवन का अर्थ खोजने लगा, शायद परिवार में बच्चे होने चाहिए थे। बच्चे भी हो गए। उन्होंने बुनियादी रूप से जिस दृष्टिकोण से मैं दुनिया को देखता था और जो इसमें मेरी भूमिका थी, उस सब को परिवर्तन कर दिया। मेरे पिता ने बिल्कुल सही कहा था। जॉन भी अब उसी रास्ते पर चल रहा था जिस रास्ते पर जूलियन चल रहा था। जूलियन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं रहा था। लेकिन जॉन हमेशा जूलियन को बहुत ज्यादा याद करता। जॉन बोलता है, जूलियन शायद भारत में बस गया है। भारत ही एक ऐसी विविधतापूर्ण स्थान है जहाँ उसके जैसी अशांत आत्मा का व्यक्ति अपना घर बसा सकता है, या ये हो सकता है कि वो नेपाल की पैदल यात्रा कर रहा हो। जॉन बोलते हैं, जब से जूलियन ने वकालत से संन्यास लिया था, तब से उसने किसी को एक पोस्टकार्ड तक नहीं डाला। एक दिन जब जॉन अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, काफी थकाऊ दिन था। वो बोलते हैं, उस थकाऊ दिन में मैंने अपने अंतिम मुकाबिल से मिलकर अभी निपटा था। उनकी एक सेक्रेटरी आती है और वो बोलती है कि जॉन आपसे कोई मिलने आया है और वो कह रहा है कि मिलना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वह आपसे बात नहीं करेगा, वह वहाँ से नहीं जाएगा। जॉन बोलते हैं कि उससे जाके बोल दो कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और मैं अभी मिल नहीं सकता। वो सेक्रेटरी फिर से उस आदमी के पास जाती है और बोलती है कि अभी सर को टाइम नहीं है और वो नहीं मिल सकता। वो बोलते हैं कि उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो नहीं मिले तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब सेक्रेटरी आकर जॉन से बोलती है, तब जॉन को लगता है शायद हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा मुसीबत ना हो और मेरे ना जाने की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए शायद मुझे बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या बात है, और हो सकता है उसको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं मदद भी कर दूंगा। जॉन बाहर आते हैं और देखते हैं कि लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। जॉन बोलते हैं कि जब मैं उस आदमी को देख रहा था तो मैं सोच रहा था, कहीं ये वो दबंग वकील तो नहीं है जो मेरा काम प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। क्यों इस तरीके से मेरी तरफ बार बार देख रहा है? कहीं ये उस महिला का तो पति नहीं है जिसकी ओर से मैंने पिछले सप्ताह तलाक के केस में बहस की थी और मैं जीत गया। अगर ये वही है तो फिर तो भाई सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना ही पड़ेगा। जॉन बोलते हैं, वह नवयुवक मेरी तरफ देखता रहा, ठीक उसी प्रकार मुस्कुराते हुए जैसे भगवान बुद्ध अपने किसी प्रिय शिष्य की ओर देख रहे हो। काफी देर असहजता से चुप रहने के बाद वह आश्चर्यजनक ढंग से डांटने वाले स्वर में बोला, जॉन क्या तुम अपने गेस्टों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करते हो? उन लोगों के साथ भी जिन्होंने तुम्हें न्यायालय में सफलता प्राप्त कराने के बारे में सब कुछ सिखाया। मुझे अपने व्यावसायिक गुण अपने पास ही रखने चाहिए थे। उन्होंने अपने होठों को बुरी तरह तिरस्कार मोड़ते हुए कहा। जूलियन बोलते हैं कि मेरे पेट में अजीब सी अनुभूति होने लगी। मैंने तुरंत उस आवाज को पहचान लिया। मेरा दिल उछलने लगा। जूलियन, क्या ये तुम हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में तुम हो? और ये बात सही थी कि वो जूलियन ही था। वो बोलते हैं, जो युवा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि वो खोया हुआ भारतीय योगी जूलियन मेंटेल ही था। मैं उसके अविश्वसनीय रूपांतरण से चकित रह गया। जॉन जूलियन को देख के सोचता है कि इसकी शक्ल कितनी ज्यादा बदल गई। कहाँ वो बीमार जैसी खांसी वाला व्यक्ति और जिसको दिखाई तक नहीं देता था, पूरे मुंह पर झुर्रियां थी, आज वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई 35 साल का नवयुवक खड़ा हो। इतना ज्यादा ये कैसे बदल गया? ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? जॉन बोलता है, मैं उस नवीन उत्कृष्ट जूलियन मेंटेल को देखकर आश्चर्यचकित था। जो व्यक्ति कुछ वर्षों पूर्व थका हुआ और पूर्ण दिखाई पड़ता था, वह अब इतना स्पंदनशील और जीवंत कैसे हो गया? मैं चुपचाप अविश्वास से अचंभा करता रहा। क्या उससे कोई जादुई दवा मिल गई थी जिससे वह युवा हो गया था? इस असाधारण परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? जूलियन ने जॉन को बताया कि विद्युत व्यवसाय में ज्यादा कंपटीशन न केवल हमारे शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी उस पर भारी पड़ा। तेज रफ्तार और असीमित तकाजों ने न सिर्फ उसको थका दिया बल्कि उसका स्वास्थ्य भी गिरा दिया। उसने स्वीकार किया कि उसका शरीर अस्वस्थ हो गया था और मानसिक कांतिहीन। दिल का दौरा तो सिर्फ गंभीर समस्या का एक लक्षण मात्र होता है। संसार का सर्वोत्तम वकील होने के नाते काम के निरंतर दबाव तथा थका देने वाली दिनचर्या ने उसके सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गुणों को यानी उसकी आत्मा को ही तहस-नहस कर दिया था। जब डॉक्टर ने उसको आखिरी वार्निंग दी कि या तो तुम अपना बिजनेस छोड़ दो या फिर आप जीना ही छोड़ दो, वो बोलता है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को फिर से पुनर्जीवित कर सकता हूँ और यही मेरे पास एक सुनहरा मौका है।
जब जूलियन ने जॉन को बताया कि उसने अपनी सारी भौतिक संपत्ति बेच दी और भारत की ओर कूच किया, भारत की प्राचीन संस्कृति और रहस्यपूर्ण परंपराओं ने उससे बहुत ज्यादा आकर्षित किया। उसने छोटे छोटे गाँव की यात्रा की, कभी पैदल तो कभी रेल से। उसने वहाँ के नए रीति रिवाज सीखे, अन्य प्राकृतिक दर्शन देखे तथा उसे भारतीय लोगों से प्यार हो गया। जूलियन बोलता है कि भारत के लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा स्नेहपूर्ण भरा हुआ था। वो बोलता है कि उन लोगों ने भी, जिनके पास कुछ भी नहीं था ना, अपने घर के तथा अपने हृदय के द्वार मेरे लिए खोल दिए थे। भारत के मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण में ज्यों ज्यों दिन सप्ताहों में परिवर्तित होते गए, जूलियन ने धीरे धीरे अपने आप को जीवंत और संपूर्ण अनुभव किया, जैसे कि वह पहले बचपन में हुआ करता था। जीवन के प्रति उत्साह और ऊर्जा के साथ साथ उसकी स्वाभाविक उत्साह और क्रियाशील क्षमता धीरे धीरे लौटने लगी। वह अपने आप को अधिक आनंदपूर्ण और शांत अनुभव करने लगा और फिर से हंसने लगा। जूलियन बोलते हैं कि मैं जानता था कि मुझे बदलना चाहिए, इसलिए मैंने अपने दिल की बात सुनी। जब मैंने अतीत का पीछा करना छोड़ दिया तो मेरा जीवन सादा और अर्थपूर्ण हो गया। जिस क्षण मैंने अपने जीवन के बड़े बड़े सुखों के पीछे भागना बंद कर दिया, उसी समय मुझे छोटी छोटी चीजों में आनंद आने लगा, जैसे चांदनी रात में तारों को नृत्य करते हुए देखना या किसी भी शानदार गर्मी की रात में सूर्य की किरणों में भीग कर सरोबार हो जाना। और भारत बौद्धिक रूप से इतना उन्नत है कि मैंने शायद ही कभी जो कुछ छोड़ा था उसके विषय में सोचा। अपनी यात्रा में आगे चलते चलते जूलियन की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसी की तरह पेशे से वकील था, और वो भी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ गया था और जूलियन की तरह उसकी भी जिंदगी थी। फिर उसने फैसला किया कि वो अपना सब कुछ त्याग देगा और एक मंदिर में जाकर एक सादा सिंपल लाइफ जिएगा। वो व्यक्ति जिसका नाम अब योगी कृष्ण है। जब जूलियन योगी बने कृष्ण को अपनी कहानी बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति के बारे में बताता है और जूलियन बहुत ही ज्यादा भावुक होकर अपनी जीवन शैली के बारे में बताता है। तब वो योगी बने कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी इसी मार्ग पर चला हूँ मेरे मित्र, मैंने भी उस दर्द का अनुभव किया है जिसका तुमने किया है। फिर भी मुझे ज्ञात हो गया कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। योगी कृष्ण बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक कहते हैं, प्रत्येक घटना का न कोई मतलब होता है और प्रत्येक असफलता शिक्षाप्रद होती है। वो बोलते हैं मैंने अनुभव किया है कि प्रत्येक असफलता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर व्यावसायिक अथवा आत्मिक स्तर की, ये हमारे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। वो बोलते हैं कभी भी अपने अतीत पर पश्चाताप मत करो, बल्कि उसको गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हारा शिक्षक होता है। जूलियन बोलते हैं कि इन सारे शब्दों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। शायद योगी कृष्ण के रूप में मुझे वो गुरु मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। एक व्यक्ति जो पहले प्रसिद्ध तेज तर्क वकील रहा था, उसने अपनी आत्मिक यात्राओं के दौरान बेहतर जीवन जीने का तरीका खोज लिया था। जूलियन योगी कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अधिक समृद्ध और पूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। योगी कृष्ण बोलते हैं यह तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सम्मान्य की बात, मैं आपकी किसी तरह कुछ सहायता कर सकूं, लेकिन क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं? जूलियन बोलते हैं अवश्य। जब से मैं इस छोटे से गांव में इस मंदिर की देखभाल कर रहा हूं, मैंने हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर सन्यासी के एक रहस्यमय समुदाय के बारे में उड़ते उड़ते सुना है। उन लोगों ने इस प्रकार की कोई पद्धति खोज निकाली है जो किसी के भी जीवन की गुणवत्ता में अभावपूर्ण सुधार कर देगी। ऐसा समझा जाता है कि ये पद्धति मन, शरीर और आत्मा की गुप्त शक्तियों को मुक्त करने के अजर अमर सिद्धांतों और तकनीकों का पूर्ण मिला जुला समूह है। जूलियन ये सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पूछा इन सन्यासियों का निश्चित ठिकाना कहाँ है? योगी कृष्ण बोलते हैं कोई नहीं जानता, और मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं उन्हें नहीं खो सकता। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बहुत से मित्र ने उनको ढूंढने की कोशिश की और बहुतों को दुखद परिणामों के साथ असफलता मिली। हिमालय के ऊंचे रास्ते बहुत खतरनाक हैं। पहाड़ पर चढ़ने वाले अत्यंत कौशल व्यक्ति भी उनकी प्राकृतिक तबाही के सामने असहाय हो जाते हैं। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य और आनंद और आंतरिक परिपूर्णता को प्राप्त करने के ज्ञान की जिस स्वर्ण कुंजी को तुम खोज रहे हो, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है, उन लोगों के पास ही है। जूलियन आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने कृष्ण से दोबारा पूछा, क्या तुम्हें वास्तव में कुछ भी नहीं पता वे कहाँ रहते हैं? योगी कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ कि इस गाँव के लोग उन्हें सिवाना के महान संत के नाम से जानते हैं। उनके पौराणिक साहित्य में सिवाना का अर्थ है उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने का स्थान।
इन संतों का देवताओं की तरह सम्मान किया जाता है। यदि मैं यह जानता कि वे कहाँ मिलेंगे तो मेरा यह कर्तव्य हो जाता कि वह स्थान मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता। अगले दिन सुबह होते ही जूलियन सिवाना के संतों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पहले दिन की चढ़ाई आसान थी और कभी कभी कच्चे रास्ते में उसे गांव के नागरिक भी मिल जाया करते। जूलियन बोलते हैं कि चढ़ाई करते वक्त मेरे दिमाग में कुछ शब्द घूम गए थे। वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि जीवन अपने अपने निर्णयों पर निर्भर करता है, किसी की भी तकदीर उसके निर्णय पर निर्भर कर। और मैंने अनुभव किया कि मैंने जो निर्णय लिया था वो एकदम सही था। मैं जानता था कि मैं पहले जैसा जीवन नहीं जी सका और मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक, यहाँ तक कि अलौकिक भी घटने वाला था। ये एकदम चकित करने वाली जागृति थी। जूलियन जॉन को बताते हैं कि जैसे जैसे मैं हिमालय के अनजाने क्षेत्र की चढ़ाई करता गया वैसे वैसे मेरी चिंता भी बढ़ती गई। जूलियन बोलते हैं ये उसी प्रकार था जैसे कोई मैं नया केस लेता था तो उसकी चिंता में पूरी रात लगा रहता था कि मैं क्या करके कैसे मैं इसको शुरू करूंगा, कैसे मैं कोर्ट में कल दलीलें दूंगा। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। वो 2 दिन तक उन्हीं रास्तों पर यात्रा करता रहा, हिमालय की पहाड़ियों पर चढ़ता रहा और ये प्रार्थना कर रहा था कि काश वो सिवाना के संतों से मिल ले एक बार, काश उसे वो एक बार मिल जाए। और चलते चलते वो अपने अतीत की सारी बातों को अपने मस्तिष्क में दोहरा रहा था। उसी रास्ते पर चलते चलते कुछ चौंका देने वाली बात हुई। अपनी आंखों की ओर से उसने एक दूसरी आकृति देखी जिसने लाल रंग का लंबा लहराता चोगा, जिसका गर्दन और सिर ढकने का भाग गहरा नीला था, पहन रखा था और वह उसी रास्ते पर उसे जरा आगे जा रहा था। जिस निर्जन स्थान पर पहुंचने में जूलियन को 7 भयानक दिन लगे थे, वहाँ किसी अन्य को देखकर उसे अचंभा हुआ। जहाँ तक गांव के लोगों की बात थी वो वहाँ से बहुत दूर आ चुका था। सिवाना जो उसका ठिकाना था उसका अब भी कोई अता पता नहीं था। उस इंसान को देखकर वो खुद चौंक गया, यहाँ पर ये इंसान कैसे हो सकता है। जूलियन ने उसको पुकारा। उस आकृति ने जूलियन की पुकार का कोई भी उत्तर नहीं दिया, उल्टे वो और ज्यादा तेज चलने लगा। जूलियन की आवाज सुनने के बाद भी उसने उसको पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जल्दी ही वहाँ से दौड़ने लगा। उसका लाल चोगा हवा में लहराता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो शान से नृत्य कर रहा हो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कलप लगी काटन की चादरें रस्सी पर टंगी हुई पतझड़ के एक तूफानी दिन में लहराया करती हैं। मित्र, सिवाना ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। मैं 7 दिन से बहुत थोड़े भोजन पानी पर चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं भटक गया हूँ। आकृति अचानक रुक गई। जूलियन सावधानी से आगे बढ़ा और वो इंसान एकदम शांति से खड़ा हो गया। ना उसका सिर हिला और ना ही उसके हाथ। उसके पांव जमीन पर स्थिर थे। जूलियन को हुड के नीचे उसके चेहरे का कुछ भी भाग दिखाई नहीं दिया। उस आदमी के हाथों में छोटी सी टोकरी थी जिसमें रखी हुई चीजें उसको दिखाई दी। टोकरी के अंदर अत्यंत नाजुक और सुंदर फूल रखे थे। वैसे फूल जूलियन ने अपनी पूरे जीवन में कभी नहीं देखे थे। जूलियन के और निकट आने पर उस व्यक्ति ने टोकरी को और अधिक कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वो उसकी सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु हो। उस इंसान का उस स्थान पर होना उतना ही असाधारण था जितना कि रेगिस्तान में ओस की बूंद का होना। जूलियन ने यात्री की ओर उत्साहपूर्ण नजरों से देखा। ढीली ढीली फिटिंग वाले हुड के नीचे उसके चेहरे पर अचानक सूर्य की किरणें पड़ी। जूलियन ने इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वो जूलियन की उम्र का ही होगा, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ ऐसी अद्भुत विशेषताएं थी जिससे जूलियन मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखता रहा। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उसकी बिजली जैसी आंखें इतनी अंतर्भृती थीं कि जूलियन को दूसरी ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैतून के रंग जैसी उसकी त्वचा लचीली और चिकनी थी। उसका शरीर मजबूत और शक्तिशाली था और उस व्यक्ति के हाथ ऐसा लगता था कि वह युवा नहीं था, लेकिन वह यौवन और ऊर्जा से इतना ज्यादा दीप्तिमान हो रहा था कि जूलियन तो उसे देखकर इस प्रकार सम्मोहित हो गया जिस प्रकार कोई पहली बार जादू के शो को देखकर जादूगर के प्रति हो जाता है। जूलियन ने सोचा यह सिवाना के महान संतों में से एक है। इस तथ्य की खोज से उसे अपनी प्रसन्नता को काबू में रखना मुश्किल हो गया। जूलियन उस आदमी से बोलते हैं, मैं जूलियन मेंटेल हूँ। मैं सिवाना के संतों से ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे? वो इंसान फुसफुसाते हुए जूलियन से पूछता है, मित्र, तुम इन संतों को क्यों ढूंढ रहे हो? जूलियन ये समझ
गया था कि ये इंसान सिवाना के संतों में से एक ही है जो उसने ढूंढ लिया था। जूलियन ने उसके सामने अपने मन की इच्छा को प्रकट करा और कठिन पहाड़ों की साहसपूर्ण यात्रा की कहानी सुनाई। उसने उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बताया, कैसे उसने अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा को विधि व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में लगा दिया और उस व्यवसाय को छोड़ते समय उसे बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार उसने अपने आत्मिक मूल्यों का सौदा मोटे बैंक बैलेंस और तेज जियो युवावस्था में ही मर जाओ वाली जीवन शैली से कर दिया। उसने उस व्यक्ति को रहस्यपूर्ण भारत की यात्रा और योगी कृष्ण से अपनी मुलाकात के बारे में भी बताया, जो पहले नई दिल्ली में वकालत करते थे और अब आंतरिक एकमता और आनंद शक्ति प्राप्त करने की आशा में अपनी पिछली जिंदगी को त्याग चुके हैं। वो आदमी चुपचाप खड़े होकर जूलियन की सारी बातें सुन रहा था। फिर जूलियन ने जब ज्ञान प्राप्ति और उन्नत जीवन जीने के लिए प्राचीन सिद्धांतों को जानने की तीव्र इच्छा प्रकट की, तब उस यात्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नम्रता पूर्व कहा, यदि तुम सच में हृदय से बेहतर जीवन जीने का तरीका जानने की इच्छा रखते हो, तब तो तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। जिन संतों की खोज में तुम यहाँ तक आए हो, मैं वास्तव में उनमें से एक ही हूँ। पिछले कई वर्षों में हमें खोज पाने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। बधाई हो। मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करता हूँ। तुम जरूर एक अच्छे वकील रहे होगे। वो आदमी जूलियन से बोलते हैं, यदि तुम्हें पसंद हो तो तुम मेरे साथ मेरे अतिथि के रूप में हमारे मंदिर चल सकते। यह मंदिर इस पहाड़ी क्षेत्र के गुप्त स्थान पर बना हुआ है। अभी भी वहाँ तक पहुँचने में घंटों की चढ़ाई है। वो संत बोलते हैं कि मेरे भाई बहन तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे। हम उनके साथ प्राचीन सिद्धांतों और योजनाओं जो हमारे पूर्वजों ने युगों पहले हमें सिखाए थे, हम वो सब तुम्हें सिखाएंगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी गुप्त दुनिया में ले जाऊं और वहां तुम्हारे जीवन को अधिक खुशहाल, अधिक ऊर्जावान और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपने संग्रहहीन ज्ञान को तुम्हारे साथ बांटूं, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। उस संत ने प्रार्थना करते हुए बोला, इन अजर और अमर सत्य तथ्यों को जानकर तुम पश्चिम में अपनी मातृभूमि को लौट जाओगे और यह ज्ञान उन सबके साथ बांटोगे जो उसको जानना चाहते हैं। वो बोलते हैं, भले हम इन पहाड़ों के बीच में रहते हैं, लेकिन जो भी तुम्हारी दुनिया में चल रहा होता है ना, हमें उन सब का ज्ञान होता है, हमें सब कुछ पता होता है। बहुत से अच्छे लोग हैं जो रास्ता भटक रहे हैं। जिस उम्मीद के वे अधिकारी हैं, वो उम्मीद तुम उन्हें दोगे और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें उनके सपने पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध कराने होंगे। बस यही मैं चाहता हूँ। जूलियन ने फौरन संत की शर्त मंजूर कर ली और यह वादा किया कि उनका बहुमूल्य संदेश वे पश्चिम में ले जाएंगे। दोनों व्यक्ति उस खोए हुए गांव सिवाना के लिए पहाड़ी चढ़ाई पर आगे बढ़ने लगी। जूलियन जॉन को बताते हैं कि मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता। वो मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन था। जूलियन का विश्वास था कि जीवन में महत्वपूर्ण क्षण कभी कभी ही आते हैं। अपनी यात्रा को आरंभ करने के बाद जूलियन और वो संत वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर जूलियन जाना चाहता था, छोटे से सिवाना के संतों के गांव में। उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा चकित हो गया। उसने देखा एक छोटा सा गांव जो गुलाबों के फूलों से बना हुआ है। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर। ये उसी प्रकार का मंदिर था जैसा उसने थाईलैंड और नेपाल की यात्रा के दौरान वहाँ देखा, लेकिन ये मंदिर लाल, सफेद और गुलाबी फूलों से बना हुआ था, जिनको रंग बिरंगे तारों और टहनियों से गूंथा गया था। बाकी खाली स्थान पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई जो संतों की कड़ाई से नियम पालन करने वाले घर थे, और ये घर भी गुलाब के फूलों से बने हुए थे। जूलियन वहाँ पर एकदम शांत खड़ा हो गया, और जो संत उस गांव में रहते थे वो सभी लोग जूलियन को वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो संत था। उस संत ने फिर अपना नाम बताया कि मेरा नाम योगी रमन है, और उसने स्पष्ट किया कि वो सिवाना के संतों में सबसे बड़ा और उस समुदाय का मुखिया है। वहाँ लगभग 10 व्यक्ति थे। उन्होंने योगी रमन जैसा ही चोगा पहन रखा, और जब जूलियन ने गांव में प्रवेश किया तो उन लोगों ने उसकी ओर देखकर शालीनता से मुस्कुराया, जिनमें से प्रत्येक लोग शांत, स्वस्थ और गहराई तक संतुष्टि दिखाई पड़ रही। हमारी आधुनिक दुनिया में जो तनाव हमें परेशान करते हैं, उनके लिए उस गंभीर शिखर पर कोई स्थान नहीं था, तथा वे कहीं और आमंत्रण की संभावना से वहां से तिरोतरित हो गए थे। जूलियन बोलते हैं कि मैंने सिवाना की जादुई दुनिया जैसा कभी कुछ नहीं देखा था। फिर भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं अपने घर लौट आया, जैसे कि मेरी स्वर्ग में वापसी हुई हो, जिसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ। कुछ भी हो, ये गुलाब के फूलों का गांव उसके लिए अजनबी नहीं था। उनका सिक्स सेंस बता रहा था कि वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, भले थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। अब वो भी वहाँ के परिवार का हिस्सा थे।
ये सारी बातें सुनकर जॉन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो ये सोच रहा था कि जिस तरीके से जूलियन की जिंदगी बदल सकती है, उसके अंदर इतना बदलाव आ सकता है, तो वो मेरे अंदर भी आ सकता है। वो भी हिमालय की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, सिवाना के संतों के बारे में सुन रहा था। जूलियन जॉन को आगे बताता है, दिन निकलने से पहले ही योगी रमन अपने जोशपूर्ण विद्यार्थियों के साथ बैठ जाते और उसको जीवन का मर्म तथा अधिक ऊर्जा, क्रियाशीलता और संपूर्णता से जीने की आगाध तकनीकें समझाते। उन्होंने जूलियन को भी वो प्राचीन सिद्धांत सिखाए जिनको सीखकर कोई भी यौवन से भरपूर दीर्घायु प्राप्त कर सकता है और कहीं अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। जूलियन आगे बताते हैं कि सिवाना पहुंचने के केवल 3 सप्ताह बाद ही उसने अपने अंदर व्यक्तिगत विकास के प्रथम लक्षण अनुभव किए। उसे अत्यंत साधारण चीजों में भी सौंदर्य बोध होने लगा, चाहे तारों भरी रात का आश्चर्य हो या वर्षों के बाद मकड़ी के जालों का सम्मोहन। जूलियन सबको जज करने लगा। उसने ये भी बताया कि उसकी नई जीवन शैली और उससे संबंधित नई आदतों ने उसकी अंतर की दुनिया पर गहन प्रभाव डालना शुरू किया। जूलियन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से उसके शारीरिक ऊर्जा और आत्मधिक शक्ति प्राप्त। जिस तरीके से वो पहले था, बहुत ज्यादा वजन से वो पीड़ित था, वह अब छरछरी और बलशाली हो गया था और बीमारी जैसा जो उसका पीला चेहरा था, अब वो स्वस्थ और शानदार चमकने दमकने लगा था। वह अनुभव करने लगा कि वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है तथा अनंत गुप्त शक्ति जो हमें सब में निहित है उसे जागृत कर सकता है। वो जीवन की कद्र करने लगा और उसके हर पहलू से उसको वो देखने लगा। संतों की इस रहस्यमय समुदाय की प्राचीन पद्धति ने उसके अंदर चमत्कार करना शुरू कर दिया। जूलियन बोलते हैं कि मैंने ये भी देखा कि बाहरी सफलता तभी मायने रखती है जब आपके अंदर में भी सफलता हो। किसी के कौशल होने और संपन्न होने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हम दूसरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं अगर तुम अपनी देखभाल नहीं कर सकते? तुम दूसरों का भला कैसे कर सकते हो अगर तुम खुद का ही भला नहीं कर सकते? तो मैं आपको प्यार नहीं कर सकता यदि मैं अपने आप से प्यार नहीं करता। ये सारी बातें बताने के बाद जूलियन जॉन से कहते हैं कि शायद अब मुझे तुमसे अलविदा लेनी चाहिए। जॉन बोलता है कि जूलियन, तुम ऐसे नहीं जा सके। हिमालय में जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है ना, मैं उसे सुनना चाहता हूँ और उस संदेश को भी सुनना चाहता हूँ जिसके लिए तुमने अपने गुरु से वादा किया था कि जब तुम पश्चिम लौटोगे तो यहाँ के लोगों को उससे अवगत कराओगे। तुम मुझे सारांश में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जानते हो कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जूलियन जॉन से बोलता है, मेरे मित्र, मुझ पे विश्वास रखो, मैं वापस आऊंगा। तुम मुझे जानते हो, एक बार जब मैं अच्छी कहानी कहने लगता हूँ तो मैं रुक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें भी तो अपना काम करना है और मुझे भी कुछ व्यक्तिगत काम करने हैं। जॉन बोलता है, ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या वे तरीके जो तुमने सिवाना में सीखे, क्या वो मेरे काम आएंगे? जूलियन जॉन से बोलता है, जब शिष्य तैयार हो तो गुरु को आना ही पड़ेगा। और फिर वहाँ से जूलियन चला जाता है और जॉन भी अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करके अपने घर पर चला जाता है। उसी रात अपने वादे के अनुसार जूलियन जॉन के घर पहुंचता है लगभग 7:15 बजे। जॉन आगे बोलते हैं कि कोमल दिखाई देने वाले शरीर पर जूलियन ने एक लाल लंबा चोगा पहन रखा था जिसके सिरे पर सजावटी कड़ा हुआ नीला हुड था और भले ही यह जुलाई की एक चिपचिपाती गर्मी की रात्रि थी, उसका सिर हुड से पूरी तरीके से ढका हुआ था। फिर जूलियन ने उत्साहित होकर बोला, नमस्कार मेरे मित्र। जूलियन जॉन से बोलता है कि तुम इतने मुझे चौंके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम मुझे अरमानी पहनने की आशा करते हो? फिर दोनों हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने पुराने दिनों के बारे में याद करते हैं। उसी वक्त जॉन जूलियन से बोलता है, क्या तुमने सच में कोई प्लास्टिक सर्जरी करा ली है? कोई इतना स्वस्थ कैसे दिखाई दे सकता है? तुम ऐसे तो थे नहीं जूलियन, तुम इतने ज्यादा उत्साहपूर्ण और इतने ज्यादा जवान कैसे दिख सकते? जरूर तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रखी। ये सभी सिवाना के संतों की देन है। जो मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से ही हूँ। फिर जॉन बोलता है कि तुम्हारी कहानी बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण और असाधारण लगती है। आगे बढ़ते हुए जूलियन जॉन से कहते हैं कि आज की रात तुम्हारे लिए एक नए जीवन की पहली रात है। मैं तुमसे सिर्फ यही कहूँगा कि जो ज्ञान और योजना मैं तुम्हें बताऊंगा उन पर विश्वास के साथ 1 महीने की अवधि तक तुम्हें चलना है। उन तरीकों पर विश्वास करना होगा। कोई कारण है जिसकी वजह से वे हजारों वर्ष से चलते आ रहे हैं, वे काम करते हैं। जॉन बोलता है कि 1 महीने की अवधि कुछ ज्यादा लंबा समय नहीं है। जूलियन बोलते हैं कि अपने ऊपर समय लगाना सबसे अच्छा निवेश होता है। जो तुम करोगे ये तुम्हारा ही जीवन नहीं सुधारेगा बल्कि तुम्हारे आसपास रहने वालों का भी जीवन सुधार देगा। ये तभी होगा जब तुम अपने आप को प्यार करने की कला में माहिर हो जाओगे। तभी तुम सच में दूसरों को प्यार कर सकोगे। ये तभी होगा
जब तुम अपना हृदय खोल दोगे तभी दूसरों के हृदय को छू सकोगे। फिर जूलियन बोलता है कि आज की रात में जो भी तुम्हें ज्ञान दूंगा, जो भी मैंने सिवाना के संतों से सीखा है, जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम वो ज्ञान उन सभी लोगों के साथ बांटोगे जिन लोगों को उस ज्ञान की जरूरत होगी, तभी मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। जॉन जूलियन से बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि जिन भी लोगों को मेरे इस ज्ञान की जरूरत होगी मैं उनको ये ज्ञान जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हुए जूलियन जॉन को वो कहानी सुनाता है जो योगी रमन ने उसको सुनाई थी। उसी कहानी के अंदर जीवन के 7 सूत्र लिखे हुए हैं जिसकी वजह से तुम एक शांतिपूर्ण उत्साहपूर्ण जीवन जी सकते हो। जूलियन बोलता है कि मैं कहानी तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और जो भी मैं तुमसे कहूंगा उसको इमेजिन करोगे। तो दोस्तों मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस कहानी को एकदम शांति से सुनना और अपनी आंखें बंद कर लो और जो भी मैं बातें बोलूंगी उसको विजुअलाइज करना, ठीक है। तो कहानी इस तरीके से है कि तुम ये सोचो कि तुम एक हरे भरे भव्य बगीचे में बैठे हो। एक बगीचा जो असाधारण फूलों से भरा हुआ है जैसा तुमने शायद ही कभी देखा हो। वातावरण में एकदम शांति और निःशब्दता है। इस बगीचे में जो भी चीजें है ना उसके बारे में सोचो। इस दुनिया में सारे समय तुम्हें इस प्राकृतिक नकली स्थान का आनंद लेना है। जब तुम चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि उस जादुई बाग के बीचों बीच 6 मंजिल ऊंचा लाल प्रकाश घर मतलब लाइट हाउस बना हुआ है। अचानक बगीचे की शांति प्रकाश घर के नीचे तल के दरवाजे के खुलने पर चरमराने की तेज आवाज से भंग हो जाती है। 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान दरवाजे से बाहर आता है। वह कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। वो जापानी पहलवान एकदम नंगा है। वह विस्तृत पूरी तरह नंगा नहीं है, उसने गुलाबी तारों से अपने गुप्त अंगों को ढक रखा है। जब ये सुमो पहलवान बाग में घूमना आरंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है जिसे वर्षों पहले कोई छोड़ गया था। वह उस पर फिसल जाता है और जमीन पर भयानक आवाज के साथ गिर जाता है। सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है और वहाँ शांत और स्थिर पड़ा रहता है। जब तुम ये सोचने लगते हो कि वह मर चुका है, पहलवान होश में आ जाता है। वह शायद पास में ही खिल रहे गुलाब के पीले फूलों की सुगंध से गति में आकर जाग जाता है। ऊर्जा प्राप्त करके तेजी से अपने पैरों पर उछलता है और सहज भाव से अपनी बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाग के किनारे वहाँ एक लंबा घुमावदार रास्ता होता है। उसको वो रास्ता दिखाई देता है जो करोड़ों चमकदार हीरो से ढका हुआ है। कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है और वो उस रास्ते पर चला जाता है। यह रास्ता उसे कभी न समाप्त होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। जब योगी रमन ने जूलियन को ये कहानी सुनाई तो जूलियन उस वक्त बहुत ज्यादा निराश हुआ। वो योगी रमन से बोलता है कि मैं तो सोच रहा था आप कुछ धमाकेदार सुनाने वाले थे, ऐसा कोई ज्ञान जिससे वे गति में आ जाए या शायद उसे रुला दे। के बजाय जो कुछ उसने सुना वह एक प्रकाश घर में सुमो पहलवान की बेवकूफी बड़ी कहानी थी। योगी रमन समझ गए कि जूलियन कहानी सुनकर बहुत ज्यादा निराश हुआ है। कभी भी सादगी की शक्ति को नजरअंदाज मत करो। योगी रमन बोलते हैं हो सकता है कि ये कहानी तुम्हारी आशा के अनुसार दाव पेच भरी नहीं थी, लेकिन इसके संदेश में समझदारी का ब्रह्मांड निहित है तथा उसके लक्ष्य में पवित्रता है। योगी रमन जूलियन से बोलते हैं जब से तुम यहाँ आए हो मैंने इस बारे में बहुत मनन किया कि मैं अपना ज्ञान किस प्रकार तुम्हारे साथ बांटूं। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं महीनों तक लेक्चर देता रहूं, किंतु अनुभव किया कि ये परंपरागत तरीका है। जो ज्ञान तुम प्राप्त करने वाले हो उसकी चमत्कारिक प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने भाई बहनों को कहूं कि हमारे सिद्धांत के बारे में तुम्हें परीक्षण देने में वे अपना थोड़ा थोड़ा समय निकालें। किसी भी प्रकार का ये तरीका भी तुम्हें वो ज्ञान सीखने के लिए ज्यादा मददगार नहीं होता। काफी सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पूरी सिवाना पद्धति संतो सूत्र को तुम्हें एक बहुत ही क्रियाशील और प्रभावपूर्ण तरीके से समझाऊं और इसलिए ये रहस्यपूर्ण शिक्षाप्रद कहानी मैंने तुम्हें सुनाई। आगे योगी रमन बोलते हैं कि ये कहानी तुम्हें भले ही बहुत ज्यादा मामूली और बकवास लगी होगी, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कहानी के हर तत्व में अच्छा जीवन जीने के लिए असीम सिद्धांत है और बहुत गहरा अर्थ है। जैसे कि बगीचा, बिजली घर, सुमो पहलवान, टॉप वॉच, गुलाब, घुमावदार हीरो, जड़ा रास्ता, ये सब ज्ञान से
निर्भय प्रकाशित जीवन जीने के 7 समयातीत सूत्रों के प्रतीक है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम इस छोटी सी कहानी को और उसके मूलभूत सत्य को याद रखोगे जिसका ये प्रतिनिधित्व करती है, तो तुम्हारे अंदर वह सब पैदा हो जाएगा जिसकी तुम्हें अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यकता होगी। तुम्हें वो सारी सूचनाएं और योजनाएं मिल जाएंगी जिनसे तुम अपना और अपने संपर्क के आने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते। जब तुम इस ज्ञान का उपभोग दैनिक आधार पर करोगे तब तुम मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक रूप से परिवर्तित हो जाओगे। इसीलिए इस कहानी को तुम अपने दिमाग और दिल में अच्छी तरीके से उतार लो, और ये तभी काम करेगी जब तुम इसको बिना किसी आपत्ति के अपनाओगे। वो बोलते हैं तुम्हारी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपने दिल के अंदर झांक कर देखोगे, और जो इंसान बाहर की तरफ देखता है ना वो सपना होता है, अपने अंदर देखता है ना तभी वो इंसान जाग जाता है। तो दोस्तों, योगी रमन ने उस कहानी में से 7 सूत्र बताए हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगर उन 7 सूत्रों का आपने अपना लिया ना तो आपकी जिंदगी भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 7 स्टेप्स हैं जिनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, हर एक शब्द का क्या मतलब है। तो पहला है हमारा बगीचा, बिजली घर, सुमो पहलवान, गुलाबी तार, स्टॉप वॉच, गुलाब, घुमावदार हीरो भरा रास्ता। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और इन 7 चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा बगीचा, जो कि मानसिक का प्रतीक है। योगी रमन बोलते हैं यदि तुम अपने मानसिक की देखभाल करोगे, उसे पोषण दोगे, उसे उपजाऊ व संपन्न बगीचे की तरह संवारोगे, तो यह तुम्हारी आशाओं से कई अधिक विकसित होगा। लेकिन यदि तुम उसमें जंगली घास जमने दोगे तो तुम्हारे मन की अनंत शक्ति और गहरी आंतरिक एकात्मता भी तुमसे सदा दूर भागती जाएगी। तो दोस्तों, जंगली घास का मतलब है कि हम अपने दिमाग में बहुत सारी उल्टी चीजें भर लेते कि कभी उनको क्लीन ही नहीं करते, और वही हमारे दिमाग में चलती रहती है, और वही कारण होता है कि हमें कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में जो भी गंदी चीजें हैं ना उनको बस निकाल के फेंक देना चाहिए और अच्छी चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, और ये चीज आपके हेल्थ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगी अगर आप अपने दिमाग को साफ सुथरा रखते हो, एक बगीचे की तरह। आगे योगी रमन बोलते हैं कि जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए ना तुम्हें अपने मन रूपी बगीचे के द्वार पर पहरा देना चाहिए और सिर्फ अच्छी सूचनाओं को ही अपने अंदर आना चाहिए। जूलियन जॉन को बताते हैं कि संतों ने मुझे बताया कि औसतन एक दिन में एक औसत व्यक्ति के मन में 60,000 विचार आते हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ। वह ये है कि इनमें से 90% विचार वही होते हैं जो एक दिन पहले थे। मतलब आधे से ज्यादा हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमने यस्टरडे में सोची थी। 90% वही थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। जूलियन जॉन से कहता है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी मानसिक की विशाल शक्ति के बारे में जानते ही नहीं है। वो बोलता है मुझे लगता है कि दुनिया का महान विचारक भी अपनी मानसिक शक्ति के भंडार में से सिर्फ 100% का भाग ही काम में लाते होंगे। जूलियन बोलते हैं जो सिवाना के संत है ना वो अपने माइंड की एक्सरसाइज डेली करते हैं, की वजह से वो अपनी मानसिक के अनंत भंडार को बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही कारण है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने अपने आप को ऐसा परीक्षण दिया है ना कि वो बिना नींद के हफ्ते भर रह सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सको। जूलियन बोलते हैं हम सबके पास एक शक्ति है कि हम किसी भी टाइम क्या सोचने वाले हैं इसके बारे में हम खुद निर्णय कर सकते हैं। वो आगे बोलते हैं हर विपत्ति लाभ लेकर आती है यदि किसी के पास उसे जानने का समय हो तो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है ना तुम स्वयं ही उसका सही उत्तर देने में सक्षम होते हो, और ये शुरू होता है तब जब तुम अपने दिमाग का प्रयोग अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हो। दोस्तों, जीवन में ना जितनी भी परेशानियां आती है ना वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती हैं, और नकारात्मक अनुभव जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये सिर्फ हमें अवसर देती है सीखने के लिए, आत्मनियंत्रण के मार्ग पर जाने के लिए। संघर्ष से शक्ति आती है, पीड़ा भी आश्चर्यजनक शिक्षक का काम कर सकती है। तुम अपने घटनाओं को नकारात्मक या सकारात्मक पहलू से जांचना बंद करो, बल्कि सिर्फ उनका अनुभव करो, उनका आनंद उत्सव मनाओ और उनसे शिक्षा लो। हर घटना तुम्हें शिक्षा देती है, छोटी छोटी शिक्षाएं तुम्हारे अंदर बाहर का विकास करती हैं। दोस्तों, यदि तुम्हें किसी काम को करने से वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप सोच रहे होते हो तो इसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं है, और हमेशा याद रखो कि प्रकृति का एक नियम निश्चित है कि यदि एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। जूलियन बोलते हैं बाहरी सफलता वास्तव में अंदर की सफलता से प्रारंभ होती है, और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर ही जूलियन ने अपना जीवन बदल दिया था।
दोस्तों तुम्हें ही अपने जीवन की सीमाएं बनानी है, कोई और तुम्हारे जीवन की सीमाएं नहीं बना सकता, वो तुम्हें ही तय करना है। दोस्तों जो भी ज्ञानी होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके जो विचार हैं वो ही उनकी दुनिया बनाते हैं और किसी के भी जीवन का स्तर उसके विचार के स्तर के अनुरूप होता है। दोस्तों एक बात और हमेशा याद रखना कि जो भी तुम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा अगर तुम उसके लिए तैयारी करते हो और उसकी आशा रखते हो, तभी ये पॉसिबल है। सो प्लीज कभी भी होप मत खोना और मन लगाकर बस काम करते जाओ। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एक ऐसा स्ट्रेस जो कभी खत्म नहीं होता। इससे हमारी स्वाभाविक शक्ति और ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चिंताओं से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा और शक्ति रिसने लगती है, उसी तरीके से जैसे ट्यूब में से हवा निकल रही हो। जॉन जूलियन से बोलता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है दोस्त, मैं हमेशा बहुत ज्यादा सोचता हूँ। जब भी मैं शांत बैठता हूँ तब भी मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तब जूलियन जॉन से बोलता है तो मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो सिवाना के संत डेली करते थे। सिवाना के सभी संत डेली मौन रहकर विचार करते थे वो लोग कहाँ हैं और ये भी कि वो कहाँ जा रहे थे। वे अपने उद्देश्य पर विचार करते थे और प्रतिदिन वे किस प्रकार का जीवन जी रहे थे इस बात पर भी विचार करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वे गहराई से असलियत में यह सोचते थे कि अगले दिन वे अपने जीवन में कैसे सुधार लाएंगे। प्रतिदिन के बड़े हुए सुधार स्थायी परिणाम देते हैं जिसके कारण सकारात्मक परिवर्तन होता है। जॉन बोलता है तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे भी अपने जीवन पर डेली विचार करना चाहिए। जूलियन बोलता है हाँ, प्रतिदिन 10 मिनट अपने जीवन के बारे में एकाग्रित होकर विचार करने से तुम्हारे जीवन के स्तर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको भी ट्राई करनी चाहिए। डेली 10 मिनट शांति से बैठकर ये सोचना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको आगे क्या करना है, आप जो काम कर रहे हो वो आपके गोल से मैच करता है कि नहीं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता सही है या नहीं, आप कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप सुधारना चाहते हो। अपने अंदर की गलतियों को भी देखो और उन्हें सुधारने की कोशिश भी करो, तभी आप अपने जीवन में स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। सिवाना के संतों ने जूलियन को एक व्यायाम बताया था जिसकी वजह से वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकता है। जो भी उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं उन थॉट्स को रोक सकता है और अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह सुंदर बना सकता है। जैसे कि बगीचे में बुरी बुरी घासों को फेंक सकता है और अच्छे सुंदर फूल लगा सकता है। तो उस व्यायाम का नाम है द आर्ट ऑफ द रोजेस। तो दोस्तों इस व्यायाम को करने के लिए तुम्हें एक गुलाब के फूल और एक शांत स्थान की आवश्यकता है। अगर प्राकृतिक वातावरण हो तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन एक शांत कमरे से भी काम चल जाएगा। जो गुलाब का बीज सेंटर होता है ना, उसको आपको सिर्फ टकटकी लगाकर देखना है। योगी रमन ने बताया कि गुलाब का पुष्प जीवन की तरह है, वो पाने के लिए तुम्हें रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन यदि तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा और विश्वास है तो कांटों से आगे बढ़कर पुष्प का वैभव प्राप्त कर लोगे। आपको तो पता ही है कि इतने सारे कांटों के बावजूद भी गुलाब का फूल कितना ज्यादा खूबसूरत होता है। वैसे ही आपके सपने हैं, जब आप किसी भी रास्ते पे चलते हो ना तो 1000 दिक्कतें मिलेंगी, 1000 परेशानियां आएंगी, लेकिन जो आपका गोल है ना वो बिल्कुल एक रोज की तरह है। जब वो आपको मिलेगा ना तो उन कांटों को आप देखना ही बंद कर दो, वो शायद कांटे आपको नजर ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों गुलाब की ओर टकटकी लगाकर देखते रहो, उसका रंग, बनावट और डिजाइन ध्यान पूर्वक देखो, उसकी सुगंध का रसपान करो और जो आश्चर्यजनक चीज तुम्हारे सामने है सिर्फ उसी के बारे में सोचो। पहले दूसरे विचार तुम्हारे मस्तिष्क के आने शुरू होंगे। गुलाब के केंद्र, गुलाब के बीज सेंटर से तुम्हारा एकदम ध्यान भटकेगा। ये अपरिचित मस्तिष्क की पहचान है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही तेजी से सुधार आएगा, सिर्फ अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो। शीघ्र ही तुम्हारा मस्तिष्क शक्तिशाली और अनुशासित होने लगेगा। जॉन बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा इजी है, इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं करना। तब जूलियन उत्तर देता है कि प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए को प्रतिदिन करना चाहिए। जब शुरू के कुछ दिन तुम इस चीज को करोगे ना तो तुम 5 मिनट में ही थक जाओगे और बोर होने लगोगे, और इसको कंटिन्यूस करना बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बोर और असहज चीजें लगती। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि उनके पास बैठने और एक फूल की ओर टकटकी लगाकर देखने के लिए समय नहीं है। इन व्यक्तियों का कहना होता है कि वे इतने व्यस्त हैं कि ऐसे काम नहीं कर सकते। उनके पास मित्र बनाने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि मित्रता भी समय लेती है। जॉन जूलियन से बोलता है तुम बहुत जानते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में। तब जूलियन बोलता है क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था।
जूलियन बोलते हैं मन पर अधिकार करने के लिए आत्मज्ञान पहला कदम है और दूसरा कदम ये है कि जितनी आसानी से तुमने उन उदास विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने दिया ना, उतनी ही आसानी से प्रसन्नता पूर्वक विचार तुम उनके स्थान पर स्थापित कर सकते हो, मतलब रिप्लेस कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने विचारों की प्रवृत्ति पर कोई विचार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे विचारों की मूलवता तो तुम्हारे जीवन के स्तर का निर्णय करती है। विचार इस भौतिक दुनिया का इसी प्रकार का हिस्सा है, जैसे वो एक झील जिसमें तुम तैरते हो या वो सड़क जिस पर तुम चलते हो, उसी तरीके से हमारे विचार भी होते हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। जूलियन बताते हैं कि एक टेक्निक और है जो सिवाना के संत करते थे और योगी रमन ने जूलियन को बताया भी था कि संत झील के स्तर जल में देखते थे और उसमें अपने सपनों का कल्पना दर्शन करके उनको सत्य में परिणत होते हुए देखते थे। यदि वे अपने जीवन में अनुशासन के गुण को समृद्ध करना चाहते थे तो वो अपने आप को दिन निकलने से पहले उठते हुए देखते थे, कठोर शारीरिक व्यायाम करते हुए, बिना नागा और अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कई दिनों का मौन रखते हुए कल्पना दर्शन करते थे। यदि वे जीवन में अधिक आनंद बनना चाहते थे तो झील में देखकर तो आनंदित रूप से हंसते हुए देखते थे। यदि उन्हें साहस की इच्छा थी तो चुनौती अथवा संकट के समय में अपनी तस्वीर ताकत के साथ अभिनय करते हुए देखते थे। योगी रमन जूलियन से बोलते हैं, प्रकार का व्यक्ति मैं बनने की आशा करता था, वैसी छवियों के लिए वह झील को पिक्चर स्क्रीन के रूप में यूज करते थे। कुछ दिनों तक वे अपने आप को एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा हुआ, लंबा और शक्तिशाली रौबदार आवाज में बोलता हुआ देखते थे। दूसरों में वह अपने आप को उस रूप में देखते जैसे वह बड़े होने पर बनना चाहते थे। कुछ महीनों में योगी रमन वो व्यक्ति बन गए जिससे उन्होंने अपने मानसिक रूप में बनाते हुए देखा था। जूलियन बोलते हैं, तुम जानते हो जॉन, तस्वीर द्वारा काम करता है। तस्वीर तुम्हारी स्वयं की छवि को प्रभावित करती है। तुम्हारी स्वयं की छवि तुम्हारे सोचने, काम करने के और प्राप्त करने के तरीके को प्रभावित करती है। सो इस टेक्निक का यूज तुम्हें कुछ इस तरीके से करना है कि अपना दरवाजा बंद कर लो, मोबाइल बंद कर लो और अपनी आंखें बंद करो। फिर कुछ गहरी सांस लो। 2 या 3 मिनट बाद तुम आराम का अनुभव करने लगोगे। उसके बाद अब तुम जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो ना, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उसकी मानसिक तस्वीर अपनी मन की आंखों में देखो। जैसे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता बनना चाहते हो तो कल्पना दर्शन में अपने आप को बच्चे के साथ हंसते हुए देखो, खेलते हुए देखो, उनके प्रश्नों का उत्तर खुले दिल से देखते हुए देखो, मानव की स्थिति में प्यार से और शालीनता से काम करते हुए देखो, अपनी तस्वीरें देखो। इस प्रकार का दृश्य जब हकीकत में तुम्हारे सामने उपस्थित होगा तब तुम अपने कर्तव्य का संचालन किस प्रकार करोगे, उसका मानसिक अभ्यास करो। इस टेक्निक में बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हो ना, डेली अपने लिए 5 मिनट निकालो, एक शांति से गहरी सांस लो और उस सपने को देखकर जियो। उसकी कल्पना करो कि अगर मैं ये इंसान बन गया तो क्या क्या चीजें होंगी, कैसा दिखाई देगा। ये उसी तरीके से काम करता है जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हो और उसे जीते हुए देखते हो तो आप उसके लिए और ज्यादा मेहनत करते हो और ज्यादा काम करते हो। दोस्तों, हमेशा के लिए ये बात समझ लो कि जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो ना, जिस चीज की भी इच्छा रखते हो ना, उसके लिए जो तुम्हारा माइंड होता है ना, वो एकदम चुंबक की शक्ति की तरह काम करेगा। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कमी है तो उसका अर्थ है कि तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सोच में कमी है। तो सबसे पहले तो अपने विचार और अपनी सोच को सुधारो। सो आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह सुंदर बनाओ और उसमें अच्छे अच्छे फूल उगाओ और बेकार वाली घास को बाहर निकाल कर फेंक दो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो उस कहानी के अकॉर्डिंग अब हमारा दूसरा प्रतीक है लाइट हाउस, मतलब अपने उद्देश्य को पूरा करो। तो जूलियन बोलते हैं कि एक बार एक महान व्यक्ति ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों का अध्ययन करते हैं ना, वे बुद्धिमान होते हैं और जो व्यक्ति अपना अध्ययन करते हैं ना, वो ज्ञानी होते हैं। योगी रमन बोलते हैं, जीवन का उद्देश्य ही उद्देश्यपूर्ण जीवन है। जूलियन जॉन से बोलता है कि देखो जॉन, कोई भी इंसान अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है यदि वह जिस दिशा में जा रहा है उसमें पूर्णतः परिवर्तन कर दे। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम वहाँ पहुँचकर भी कैसे जान पाओगे कि तुम्हें कहाँ जाना था। जूलियन बोलते हैं, योगी रमन ने कहा था, जीवन मुश्किल से समझ में आने वाली चीज है। कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि जितना कम काम वह करेगा उतना ही अधिक अवसर उसे प्रसन्नता अनुभव करने का मिलेगा। तो दोस्तों, लाइट हाउस का सिंपल मीनिंग ये है कि अपने जीवन में तुम कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। और हम सब अपना समय उसको पूरा करने में पूरी तरीके से लगा देते हैं और जब वो चीज हमें प्राप्त होती
होती है तब हम बहुत अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अपने जीवन का ध्येय पता होना चाहिए और निरंतर मेहनत करके अपने सपनों को सच्चाई में परिवर्तन कर देना चाहिए। और इसी चीज को सारे संत धर्म बोलते हैं, मतलब हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों धर्म इस प्राचीन सिद्धांत पर आधारित है कि हम में से कोई भी जब इस पृथ्वी पर आता है ना तो उसका कोई ना कोई धर्म या कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। बहुत से व्यक्ति अपना काम जिसने उनकी उन्नति में बाधा डाल रखी है उसी समय छोड़ देते हैं जब उन्हें अपने वास्तविक के सही ध्येय का पता चलता है। इसलिए कभी भी अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पर आपको पता हो कि इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाले। उस काम को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अपने उद्देश्य और लक्ष्यों का नक्शा बनाने से क्रियाशीलता आती है जिससे तुम अपने ध्येय की प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते हो। विश्वास करो या ना करो, योगी रमन और दूसरे संत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो लोग बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जूलियन जॉन से बोलता है तुम्हारा जीवन उसी समय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है जिस टाइम तुम अपने उद्देश्य का निर्धारण करते हो और अपने धर्म को खोजना शुरू करते हो। मानव का जो दिमाग होता है ना उसके अंदर दुनिया में सबसे अधिक सर्च करने की शक्ति होती है। अगर उसका सही ढंग से यूज किया जाए ना, जो कुछ भी तुम्हें बेकार लगता है ना उसको छानकर एकदम अलग कर दो और जिस टाइम तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होती है ना, जिस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है बस वो ही अपने दिमाग में रखो। जब तुम अपने मस्तिष्क को अपने जीवन के मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित करना शुरू करते हो ना तो तुम्हारा मस्तिष्क महत्वहीन जो भी बेकार थॉट्स होते हैं ना उन सब चीजों को अलग कर देता है और जो महत्वपूर्ण है उसी पर आपका ध्यान केंद्रित करता है। जूलियन जॉन से बोलता है कि वो 3 काम जिससे तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। पहला तो ये है कि अपने वांछित परिणाम का स्पष्ट कल्पना दर्शन करो। जो भी तुम अपनी लाइफ में चाहते हो ना उसकी कल्पना करो। दूसरा काम अपने आप को प्रेरित बनाए रखने के लिए निश्चित दबाव बनाना। जो भी तुम पाना चाहते हो ना उसके लिए हमेशा दबाव बना के रखना जरूरी होता है। और तीसरा है कि अपने लक्ष्य के बिना समय सीमा को निर्धारित मत करो। जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं पता ना तो उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट मत बनाओ और लक्ष्य को ऐसा बनाओ जिसको तुम जी सको। तुम्हें एक बिल्कुल सही निश्चित अवधि उसके साथ अवश्य तय करनी चाहिए और जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाए तो उस लक्ष्य को जीना शुरू करो। तब आप उसके लिए एक टाइम लिमिट बना सकते हो। जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ ना वो इस टाइम तक हासिल जरूर करके रखूंगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा अपनी टाइम लिमिट को ज्यादा बढ़ाकर ही लिखना और काम करने के लिए हमेशा अपनी टाइम लिमिट को कम रखना ताकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये दबाव बना रहे कि ये काम तुम्हें इस टाइम तक फिनिश करना ही है। तो आप लाइट हाउस के प्रतीक से तो समझ ही गए हो, आपको अपनी लाइफ में हमेशा अपने लक्ष्य बनाने चाहिए और उनको हासिल करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े करना चाहिए। तो उस कहानी के अकॉर्डिंग हमारा अगला प्रतीक है वो सुमो पहलवान। उसका मतलब है कैजिन की खोज करना। कैजिन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है लगातार और अनंत विकास। तो दोस्तों कैजिन के सिद्धांत ने संतों के जीवन पर कैसा असर डाला इसके बारे में बात करते हैं। सो जूलियन से जॉन पूछता है कि कैजिन के सिद्धांत ने संतों के ऊपर कैसा प्रभाव डाला, क्या तुम मुझे बताओगे? तो जूलियन बोलता है जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जॉन आंतरिक सफलता मिलने पर ही तुम्हें बाहर की सफलता मिलती है। यदि तुम सच में अपनी बाहरी दुनिया में सुधार चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे स्वास्थ्य हो, तुम्हारे संबंध हो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था से हो, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अनंत कारण का सुधार करना होगा। मतलब आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना ही सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है। खुद पर नियंत्रण करना ही डीएनए है। दोस्तों जब तुम अपनी क्षमताओं और दृढ़ता पर पूरा विश्वास करने लगोगे तब तुम्हारे लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने से और महान सफलताओं के साथ जीने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो इंसान अपना खुद का स्वामी होता है ना वही स्वतंत्र होता है और जो खुद का स्वामी नहीं होता वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए किसी का भला करना कैसे संभव हो सकता है अगर तुम अपना ही भला नहीं कर सकते? जूलियन जॉन से कहता है कि साहस से तुम अपनी दौड़ खुद दौड़ सकते हो। साहस जो कुछ तुम करना चाहते हो उसे करने देता है क्योंकि तुम जानते हो कि यही सही है। साहस तुम्हें दृढ़ रहने के लिए आत्म नियंत्रण प्रदान करता है जबकि दूसरी चीजें सिर्फ तुम्हें असफल बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, शारीरिक सुधार किए बिना मानसिक का सुधार एक बहुत ही खोखली विजय होगी। अपने मानसिक और शरीर का तुम्हें एक साथ विकास करना चाहिए। बिना अपनी आत्मा को पोषण दिए तुम अपने आप को बहुत ही खाली और अपूर्ण महसूस करोगे। योगी रमन और शिवाना के सभी संतों का विश्वास था कि लोग सर्वाधिक विकास तभी करते हैं जब वे अगाध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। दोस्तों तुम्हारे जीवन की सीमाएं वही हैं जो तुमने स्वयं निर्धारित कर रखी हैं।
जब तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने का साहस करते हो और अगाध को खोजने की कोशिश करते हो, तब तुम अपने वास्तविक मानवीय शक्ति स्रोत को आजाद करते हो। हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि जूलियन जॉन से बोलता है कि तुम में अपनी रियल शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। वो जॉन से बोलता है कि जूलियन जॉन से बोलते हैं कि तुम्हें अभी के अभी 20 उठक बैठक लगानी होगी। जॉन बोलता है जूलियन क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो बोलते हैं मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और अभी शुरू करो। धीरे धीरे वो लगाते हैं और वो 15 में जॉन बहुत ज्यादा थक जाता है। वो जैसे तैसे 20 पूरी करता है और लेट जाता है। कहता है जूलियन अब मेरे से एक भी नहीं लगाई जाएगी, अगर मैंने एक और लगाई तो मैं यही मर जाऊंगा, मेरे से एक भी नहीं होगा। फिर जूलियन जॉन को फिर से आदेश देता है कि नहीं, तुम्हें 10 और अभी लगानी और ये मेरा आदेश है और अभी के अभी लगाओ। जॉन बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लगा सकता। फिर भी उसके आदेश का पालन करते हुए वो और 10 लगाता है। तब जूलियन जॉन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर और ज्यादा शक्ति थी। जब मैंने तुमसे 20 उठक बैठक लगाने के लिए कहा, तब तुमने मेरे से बोला कि तुम अगर एक और लगाओगे तो मर जाओगे, तुम्हारे अंदर अब शक्ति नहीं है और लगाने की। और जब मैंने तुम्हें आदेश दिया तो तुमने 10 और लगाई। उसी तरीके से हम इंसान काम करते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी सीमा है, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को फोर्स करते हैं तब हम जान पाते हैं कि हमारे अंदर और शक्ति है कि हम वो काम कर सकते हैं। और बहुत से लोग अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानते और अपनी मानसिक की शक्ति को नहीं जानते। जूलियन बोलते हैं एक बार जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, तब तुम्हारा दूसरा कदम होगा उनका डटकर मुकाबला करना और अपने भयों पर आक्रमण करना। और हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी चीजों से डरते हैं। हम हमेशा उन कामों को करने से डरते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है। तो योगी रमन जूलियन से बोलते हैं कि एक बार जब तुम ये जान लोगे कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, तब तुम्हारा दूसरा कदम ये होगा कि उनका डटकर मुकाबला करना और जितने भी तुम्हारे डर हैं उन पर आक्रमण करना। अगर तुम्हें पब्लिक के सामने बात करने में डर लगता है तो 20 जगह भाषण देने के लिए हाँ करो। अपने जीवन को दिनचर्या की जंजीरों से बांधकर मत जियो। इसकी वजह अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करो जिसका तुम्हारा मन करे और तुम्हारा दिल करे। दोस्तों, ब्रह्मांड बहादुरों पर कृपा करता है। जब तुम अपना जीवन उत्तम स्तर पर ले जाने का निर्णय करते हो तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करके ऐसे जादुई स्थान पर ले आती है जहाँ शानदार खजाने हैं। सो नेक्स्ट प्रतीक है हमारा गुलाबी तारे। तो ये क्या हमें शिक्षा देती है, चलो आगे देखते हैं। गुलाबी तारे एक अधिक समृद्ध, अधिक प्रसन्न और अधिक ज्ञानपूर्ण जीवन के निर्माण में तो तुम्हारे आत्मनियंत्रण और अनुशासन की याद दिलाएगी। जूलियन बोलते हैं सिवाना में रहने वाले मेरे गुरु दुनिया के जितने भी लोगों से कभी मिला हूँ उनमें निसंदेह सबसे अधिक स्वास्थ्य संतुष्ट और शांत लोग, वे सबसे अधिक अनुशासित भी थे। इन संतों ने मुझे सिखाया कि आत्म अनुशासन का गुण केबल के तार के समान था। जॉन, क्या तुमने सच में कभी केबल के तारों को ध्यान से देखा है? अगर तुम उन केबल के तारों को ध्यान से देखोगे ना तो उसमें पतले छोटे तार एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं। एक अकेला तार पतला और कमजोर होता है, लेकिन एक साथ मिलकर ये लोहे से भी अधिक मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति भी इसी के समान है। इच्छा शक्ति को लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए व्यक्तिगत अनुशासन के गुण को बढ़ाने वाले छोटे छोटे काम करना जरूरी है। जब आप डेली छोटे छोटे काम करते हो ना तो वो एक दूसरे के ऊपर ढेर बना जाएंगे। जैसे कि अगर आप छोटी छोटी आदतें बनाते हो, छोटे छोटे काम करते हो ना, सारे काम, वो सारी आदतें इकट्ठा होकर आपको वो चीज प्राप्त करने में हेल्प करेंगी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। एक पुरानी कहावत है कि जब मकड़ी के जाले इकट्ठे हो जाएं तो एक शेर को बांध सकते हैं। जब तुम अपनी इच्छा शक्ति को आजाद करते हो तो अपनी व्यक्तिगत दुनिया के स्वामी बन जाते हो। जब तुम स्वयं शासन की प्राचीन कला का निरंतर अभ्यास करते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा पार करना मुश्किल नहीं होगा। कोई भी चुनौती इतनी ज्यादा कठिन नहीं होती कि तुम उसे जीत ना सको और ना ही कोई संकट इतना ज्यादा भयानक होता है कि तुम उसे ठंडे दिमाग से बर्दाश्त ना कर सको। दोस्तों, दृढ़ अनुशासन द्वारा तुम ऐसे चरित्र का निर्माण करोगे जो साहस और शक्ति से समृद्ध होगा। इच्छा शक्ति के गुण द्वारा तुम जीवन के उच्चतम आदर्श तक निश्चित रूप से पहुंच जाओगे और एक स्वर्गीय भवन में रहोगे जो अच्छी आनंद प्रदान करने वाली ऊर्जावान वस्तुओं से भरा हो। वरना उसके बिना तुम ऐसे इंसान बन के रह जाओगे जो कंपास के बिना रास्ता भटक गया हो और अंत में अपने जहाज के साथ ही डूब जाता है। दोस्तों, जब तुम अपने विचारों को वश में करते हो तो तुम
तुम्हारा मन वश में हो जाता है, और जब तुम अपने मन को वश में करते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे वश में हो जाता है। और एक बार जब तुम अपने जीवन को पूर्णतः वश में करने की स्थिति में पहुंच जाते हो तो तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद होते हो। जूलियन जॉन से बोलता है कि अपनी इच्छा शक्ति को नियमित रूप से प्रयोग करने का स्टार्ट करो। उन कामों को करने का निश्चय करो जो तुम्हें करने चाहिए थे, बजाय जरा भी विरोध के मार्ग पर आगे बढ़ने के। अपनी बुरी आदतों और कमजोर भावनाओं को गुरुत्वाकर्षण के बल से लड़ना आरंभ करो, क्योंकि लंबी यात्रा भी हमेशा पहले कदम से ही शुरू होती है। छोटी विजयों को प्राप्त करने से बड़ी विजय प्राप्त हो। तुम्हें बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बातों से शुरुआत करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गुलाबी तारों का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस कहानी के अकॉर्डिंग अगला प्रतीक है हमारा सोने की स्टॉप वॉच, और उसका मतलब है कि अपने समय की कद्र करो। समय के बिना कोई भी अर्थ नहीं है। समय पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण होता है। वे कभी भी विशाल मानवीय क्षमता को नहीं जान पाएंगे। समय पर नियंत्रण होने से तुम जीवन में वह सब काम कर पाते हो जो तुम करना चाहते हो और जो तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। समय को ठीक से प्रयोग करो। याद रखो, यह लौटकर दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आता। इसलिए दोस्तों अपना फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर कोई भी काम अगर आप कल शुरू करना चाहते हो ना, तो उसे यही कोशिश करो कि आज से ही शुरू करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। दोस्तों आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों का बलिदान तुच्छ चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। और याद रखो, योजना बनाने में असफल होने की योजना बनाने के समान है। तो दोस्तों इसमें 80-20 प्रिंसिपल का रूल भी बताया है कि अपने जीवन में 80% परिणाम तुम्हें तुम्हारे 20% कार्यों से मिलते हैं जो तुम्हारा समय व्यस्त करते हैं। दोस्तों हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता कि हम गलतियां करें फिर उनसे सीखें। इसीलिए ये सेल्फ हेल्प बुक्स बनाई गई हैं, ताकि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, ताकि आप गलतियां कर करके अपना समय बर्बाद ना करो। जिन लोगों ने भी गलतियां की हैं उन्होंने ये बुक्स इसीलिए लिखी है ताकि बुक्स पढ़कर आप डेली कुछ ना कुछ सीखो। जो समस्या आपकी जिंदगी में है ना, वो हो सकता है कि दूसरे की जिंदगी में भी आई हो, और इन सारे सवालों के जवाब इन सेल्फ हेल्प बुक्स में ही मिलते हैं। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखोगे ना, आप अपना समय बचा सकते हो। और दोस्तों एक चीज और सीखो कि अपने समय के साथ निठुर होना पड़ेगा। आपको हर चीज के लिए हाँ करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटी छोटी चीजें आपका टाइम वेस्ट करती है ना, तो उसके लिए मना करना सीखो। एक ना करने से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों समय हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसलता जाता है और ये कभी भी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति शुरू से समय का उपयोग अपने दिमाग से करते हैं ना, उन्हें रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। और जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते ना, वो जिंदगी भर बस लगे रहते हैं। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है ना, तो अपने टाइम की वैल्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा कहानी के अकॉर्डिंग हमारा अगला प्रतीक है गुलाब के सुगंधित पुष्प, जिसका मतलब है निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करना। जब तुम दूसरों के जीवन को सुधारने का काम करते हो तो इस प्रक्रिया में उत्कृष्ट रूप से अपने जीवन का उत्कृष्ट करते हो। जब तुम डेली कोई ना कोई छोटी छोटी लोगों की हेल्प करते हो ना, तो आपका जो निजी जीवन है ना, वो भी खुशियों से भर जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप पूरे दिन में किसी एक इंसान की हेल्प कर देते हो ना, तो आपको कितनी ज्यादा खुशी मिलती है उसकी हेल्प करके। इंसान की नहीं, अगर आप एक छोटे से डॉग की भी हेल्प कर देते हो ना, तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। दोस्तों हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब तुम इस संसार में आए थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और जब तुम इस संसार से विदा लोगे ना, तब भी कुछ नहीं साथ जाएगा तो सिर्फ आपके धर्म, आपका काम जो आपने लोगों के लिए किया होगा। अगर हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन भी एक अधिक चमत्कारपूर्ण दायरे की ओर बढ़ जाता है। दोस्तों जब हम पैदा होते हैं ना, तो हम रो रहे होते हैं, जबकि दुनिया खुशी मनाती है। इसीलिए काम हमें ऐसे करने चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं ना, तो आप खुश हो और दुनिया आपके लिए रो रही हो। इसलिए हमेशा उन लोगों की हेल्प करो जिन लोगों को सच में आपकी हेल्प की जरूरत है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ भी टैलेंट है तो आप उस टैलेंट से लोगों की हेल्प कर सकते हो। दोस्तों सबसे भला काम जो तुम कर सकते हो वो ये है कि दूसरों को देना, अपने उच्चतम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करो। तो इस कहानी के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट प्रतीक है वो हीरो वाला रास्ता, जिसमें सोमो पहलवान जा रहा था। तो उस हीरो वाले रास्ते का मतलब है वर्तमान को गले लगाओ। दोस्तों अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को अनदेखा मत करो। बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने में अपना समय बर्बाद मत करो। कामों की गति को धीमा कर दो। अब जो भी आपके चारों तरफ सौंदर्य और पवित्रता है ना, उसका आनंद लो। उसके लिए स्वयं कुछ कर्जदार मानो कि ये सारी चीजें आपके पास है। आपकी फैमिली, आपके
आपके रिलेशन, आपके फ्रेंड, ये सारी चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना, उसके बारे में सोचना, ये सारी चीजें ठीक है, पर लेकिन अपने फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट बर्बाद मत। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा ना तो आपका बीता हुआ कल भी अच्छा होगा और आने वाला कल तो होगा ही अच्छा। इसलिए हमेशा अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो और अपना प्रेजेंट अच्छा बनाने की कोशिश करो। सातों प्रीति का मैथ जॉन को बताने के बाद वहाँ से निकल जाता और उससे ये वादा लेता है कि जो भी ज्ञान इस रात आज उसने सीखा वो सबको जरूर बताएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो तो ये समरी अपने हर एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। जैसे कि जूलियन ने जॉन से प्रॉमिस लिया था, वैसे ही आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप ये बुक समरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाओगे जो अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट समरी किस बुक की चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।